दोस्तों, भारत देश पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया। इन्होंने राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों को अपना गुलाम बनाया। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया। इसके पीछे रीजन था एडवर्स रिएक्शन और अपोजिशन का डर। हालांकि लिबरल, मिशनरीज और ओरिएंटलिस्ट इनके लगातार प्रेशर की वजह से इन्होंने अपने कंधे पर शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी ली। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कंपनी के सामने कि कौन से एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को या फिर ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को। और यहीं से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, ये विवाद शुरू हो गया ओरिएंटलिज्म और एंग्लोसिज्म का। दोस्तों, मैं किरण सिंह, आप देख रहे हैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्राच्यवाद किसे कहते हैं, आंगवाद किसे कहते हैं और इनके समर्थकों के बारे में, और क्या कारण था कि ये अंग्रेज जो है भारतीय धर्म और संस्कृति में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। तो पहले हम बात करते हैं प्राच्यवाद परंपरा के बारे में। प्राच्यवाद वो होता है दोस्तों जिसमें जो है देश की सब साहित्य और संस्कृति को ही वरीयता दी जाती है। और प्राच्यवादी वो होते हैं जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखते हैं, उन्हें हम प्राच्यवादी कहते हैं। सन 1783 यानी कि 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ये कानून के जानकार थे, इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज नियुक्त किया गया। ये एक भाषाविद भी थे, लिंग्विस्ट भी थे। दोस्तों, भाषाविद या लिंग्विस्ट वो होते हैं जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है। इन्होंने कई भाषाओं के सीखने के साथ साथ इन्होंने अरबी और फारसी भी अपने एक फ्रेंड से सीखी थी। जब ये कलकत्ता आए तो इनको संस्कृत भाषा को जानने में दिलचस्पी हुई और इन्होंने संस्कृत विद्वानों के साथ रोजाना घंटों बैठना शुरू किया और संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। संस्कृत सीखने के बाद इन्होंने संस्कृत काव्यों को, संस्कृत साहित्यों को पढ़ना आरंभ कर दिया। साथ ही चिकित्सा विज्ञान, अंकगणित, नैतिक ज्ञान और बाकी भारतीय धार्मिक साहित्य, इनको भी पढ़ना, इनका भी अध्ययन का जो है इन्होंने आरंभ कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इनके साथ साथ कुछ लोग और भी थे जो प्राच्यवादी परंपरा को मानते थे, जिनमें थे आपके हेनरी थॉमस कोलब्रुक, और नैथनियल हॉलहेड। इन्होंने भी संस्कृत भाषा सीखी और भारतीय साहित्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसलिए कि बाकी जो प्राच्यवादी हैं या बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग उसे पढ़ सकें और भारतीय साहित्य और संस्कृति को जान पाएं। दोस्तों, ये हैं आपके विलियम जोन्स और ये हैं थॉमस कोलब्रुक और ये है आपके नैथनियल हॉलहेड। ये देखिए, इनकी फोटोज हैं, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इस सोसाइटी का गठन इन्होंने किया 1784। 1783 में विलियम जोन्स आए और एक साल बाद इन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया।
ये देखिए, ये पत्रिका दिख रही होगी आपको, ये पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू कर दिया। और इनमें से बहुत सारे अधिकारियों का मानना था कि हमें अंग्रेजी दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। इनका मानना था कि हमें भारतीयों को वही पढ़ाना चाहिए जो वो पहले से थोड़ा जानते हैं, जिससे वो परिचित हैं। अनजान विषयों का ज्ञान हमें इन्हें नहीं देना चाहिए। साथ ही इन प्राच्यवादियों का यह भी मानना था कि प्राचीन काल में भारतीय साहित्य और संस्कृति अपने वैभव की चरम सीमा पर थी, और लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त होती चली गई। तो अगर हम इस लुप्त हुई संस्कृति और साहित्य को फिर से वापस लाएंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि भारतीय फिर से अपनी संस्कृति और साहित्य को पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे जो लुप्त हो गई है। और ऐसा करने से हम देश की जनता का दिल जीत पाएंगे और उनके साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन रख पाएंगे। तो और साथ ही साथ इन विषयों को पढ़ाने से ये फायदा होगा कि इन विषयों का वो लोग आदर और सम्मान करते हैं। इन विषयों का आदर सम्मान करते हैं और इन विषयों को पढ़ाए जाने से वो हमारा भी आदर और सम्मान करेंगे। ये प्राच्यवादियों का मानना था दोस्तों। लेकिन अब ये था कि ये शिक्षा कहाँ पर दी जाए। इसके लिए स्कूल, कॉलेज और मदरसे खोलने जरूरी थे। तो 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अब विलियम जोन्स तो 1783 में आए थे और मदरसा खोला गया 1781 में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ विलियम जोन्स ही थे जो प्राच्यवादी परंपरा को मानते थे और उनके बाद ये परंपरा शुरू हुई। उनके आने के पहले भी बहुत सारे लोग प्राच्यवादी परंपरा को मानते थे, जिनमें से एक थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में ये मदरसा कलकत्ता में खोला था। उसके बाद 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और इस तरह से मदरसे में और कॉलेजों में, स्कूलों में जो है भारतीय साहित्य पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे लोग भी थे कंपनी में जो प्राच्यवाद के कटु आलोचक थे, मतलब एकदम अगेंस्ट थे वो प्राच्यवाद के। उनका मानना था कि भारतीय साहित्य को पढ़ाने और सिखाने में जो धन खर्च किया जा रहा है, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। उनका मानना था कि जो साहित्य और जो संस्कृति के बारे में लोग जानते ही हैं लोग, उसे हम क्यों पढ़ाएं दोबारा से। हम कुछ ऐसा पढ़ाएं जिससे उन्हें फायदा हो। अगर हम उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे तो उससे उन्हें फायदा होगा और वो लोग आगे बढ़ेंगे और पैसे भी कमा पाएंगे। उनकी सोच ही बदलेगी जब वो कई साहित्य को पढ़ेंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इनका मानना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। इनका मानना था कि भारतीय साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विज्ञान के बारे में बताए। इनमें से सबसे मेन थे जेम्स मिल प्रमुख थे इसमें, यही मेन थे। तो जेम्स मिल की राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
ये जेम्स मिल मानते थे। और 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसके इतने अगेंस्ट हो गए लोग कि वो एकदम खिलाफ थे कि भाई ये नहीं पढ़ाया जाना है, भारतीय साहित्य संस्कृति को नहीं पढ़ाना है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इस पे हम पैसे क्यों खर्च करें, कंपनी इस पे पैसे क्यों खर्च करे। और इसी दौरान इसके सबसे मेन जो थे सपोर्टर आंग्लवाद के, वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये देखिए, ये इनकी फोटो है, ये हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये फोटोज ये देखिए। इनका भी मानना था कि भारतीय जनता को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए। जब वो इंग्लिश को पढ़ेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तभी वो यूरोपीय साहित्य को पढ़ पाएंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे, जिससे उनके विचार भी बदलेंगे और वो कुछ नया सीखेंगे। उनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। दोस्तों, उनका कहना था कि यूरोपीय लाइब्रेरी की एक शेल्फ और भारतीय साहित्य, पूरा भारतीय साहित्य, दोनों को अगर इक्वल किया जाए तो दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। यूरोपीय लाइब्रेरी की एक शेल्फ और भारतीय साहित्य। वो भारतीय साहित्य को इतना कम समझते थे। तो दोस्तों, मैकाले की एक और नीति थी घुसपैठ की नीति, जो उन्होंने अपनाई। घुसपैठ नीति में क्या किया इन्होंने, मैकाले ने, कि इन्होंने मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को अपनी तरफ किया और इन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाई, ठीक है, और यूरोपीय साहित्य और साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाया। इनका मानना था कि ये लोग रंग और रूप में तो भारतीय हैं, लेकिन सोचने में, विचारों में ये पूरी तरह से ब्रिटिश होंगे और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज्ञान को, यूरोपीय साहित्य को ये जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो ये थी मैकाले की घुसपैठ की नीति। फिर इन्होंने सब कुछ जानने के बाद इन्होंने एक विवरण पत्र तैयार किया, जिसे हम कहते हैं मैकाले मिनट्स। फिर इन्होंने अपना विवरण पत्र जो था, उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल सर विलियम बेंटिक को पेश किया। ठीक है दोस्तों, अब सर विलियम बेंटिक ने देखा कि उस समय आंग्लवाद और प्राच्यवाद में काफ़ी विरोधाभास है, काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए इन्होंने एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, लोक शिक्षण समिति, जिसका अध्यक्ष जो है इन्होंने बनाया किसको, लॉर्ड मैकाले को। अब दोस्तों, जब इस कमेटी के अध्यक्ष खुद मैकाले हैं, जो आंग्लवाद के समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आंग्लवाद का ही समर्थन करेंगे। ठीक है, तो जो इन्होंने अपना मिनट्स तैयार किया था, उसके आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में शिक्षा अधिनियम पारित किया। जो मैकाले ने बनाया था शिक्षा अधिनियम, उसको पारित किया, उसको पास कर दिया। उसके बाद मैकाले ने कहा कि कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। इनका मानना था कि भारतीय साहित्य वो टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। उन्होंने भारतीय साहित्य को टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा। दोस्तों, क्या सही था? मैकाले का ये कथन क्या सही था?
जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय साहित्य और संस्कृति इतनी छोटी है और इस तरह से इस कथन के द्वारा भारतीय साहित्य का अपमान किया गया। मैं ये नहीं कहती कि आंग्लवाद का जो कहना था वो गलत था या प्राच्यवाद का जो कहना था वो गलत था या सही था। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन अगर है तो मैं ये कहूँगी कि इन दोनों को मिलकर के अगर कोई अधिनियम बनाया गया होता तो ज़्यादा सही होता, जिसमें ऐसे स्कूल कॉलेज खोले गए होते जहाँ पर भारतीय साहित्य को भी पढ़ाया जाता और यूरोपीय साहित्य को भी पढ़ाया जाता, दोनों को मिला जुला कर पढ़ाया जाता, ऐसे विषय तैयार किए जाते। क्योंकि हमें भारतीय साहित्य को भी जानना जरूरी है, अपनी संस्कृति को भी जानना जरूरी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जानना जरूरी है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से आंग्लवाद के एक और समर्थक थे, राजा राम मोहन राय। इनका भी कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा जो है वो वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक खजाने की कुंजी है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज ही आंग्लवाद के समर्थक थे, कुछ भारतीय भी आंग्लवाद के समर्थक थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आंग्लवाद और प्राच्यवाद के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल किरण सिंह एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।